कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जो एक तरह से कहने जैसा लगता है। उस घर में एक आदमी और उसकी पत्नी को ऋण शार्क के एक समूह द्वारा पीटा जा रहा था। आदमी की गोद को बहुत गर्म लोहे से गर्म किया गया था और जब उसके मुंह से खून बह रहा था तो उसने ऋण शार्क से विनती की कि कृपया उसे 1 और महीने का समय दे ताकि वह उन पर बकाया धन चुका सके। लेकिन गर्म लोहे को पकड़े हुए ऋण शार्क ने मुस्कुराते हुए आदमी से कहा कि अगर वह किसी और के पैसे उधार लेता है तो उसे वापस भुगतान करने के लिए अपने अंगों को बेचना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य को यही करना चाहिए। उसने गर्म लोहे से अपना चेहरा दबाने के इरादे से उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। उसने उस आदमी से कहा कि उन दोनों को भी कुछ दर्द महसूस करने की जरूरत है, इसलिए वे समझेंगे कि यह उन लोगों के लिए कैसा लगता है जो अपना पैसा वापस नहीं पा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह आदमी को गर्म करने वाला था, उसने देखा कि पत्नी पीछे से एक फोन दबा रही है और जोर से सांस ले रही है और पूरी तरह से हिल रही है। इसलिए उसने तुरंत उसके हाथ से फोन पकड़ लिया। उसने उससे पूछा कि वह फोन के साथ क्या कर रही है, या वह लाश को फोन करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है तो इसका कोई फायदा नहीं है। फिर उसने फोन को देखा कि वह किसे टेक्सटिंग कर रही है या कॉल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह अपने बेटे से बात कर रही थी। आप कहाँ हैं? मैं आप तक पहुंचने में असमर्थ हूँ। लेकिन उस समय जब वह उसे किसी भी परिस्थिति में घर नहीं आने के लिए पाठ करना चाहती थी, ऋण शार्क ने फोन ले लिया और वह पहले से लिखे गए पाठ को भेजने में असमर्थ थी। ऋण शार्क उत्साह से हंसे क्योंकि उसे विचार की अचानक चिंगारी मिली। उसने उस आदमी और उसकी पत्नी से कहा कि उन्हें पीटने के बजाय वह उनके बेटे को पीट दे। दोनों जोरे रोए और उनसे विनती की कि वे उनके बेटे को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लोन शार्क नेता ने अपने अधीनस्थों से कहा कि वे अपना मुंह पूरी तरह से बंद कर ले ताकि वे अपने बेटे को डराने से बचने के लिए आवाज न करें, और इसलिए उन्होंने उन्हें दीवार से बांध दिया। ऋण शार्क ने देखा कि उनका बेटा आ गया है, इसलिए वह खुशी और उत्साह से मुस्कुराया। उनका बेटा हाई स्कूल का छात्र है और कांग सनवू नाम के साथ इस कहानी का नायक है, इसलिए संदर्भ के साधन के रूप में हम उसे सनवू कहेंगे। सनवू दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने इसे खोल दिया। उसकी माँ, जिसका मुंह कसकर बंद किया जा रहा था, भीख मांग रही थी और उसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि वह प्रवेश न करे। लेकिन सनवू पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका था और अपने अंडरलिंग्स के साथ ऋण शार्क पहले से ही उसके हमले की सीमा में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रही थी। सनवू ने अपना स्कूल बैग पकड़ते हुए अपना जूता खींच लिया और उसने घोषणा की कि वह आ गया है। लेकिन इससे पहले कि वह जानता कि क्या हो रहा है, ऋण शार्क में से एक ने उसे सिर पर मारने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया। उसकी मां रो रही थी क्योंकि उसने सोचा था कि उसका बेटा बड़ी मुसीबत में है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, और ऋण शार्क के सबसे बड़े आश्चर्य के लिए, उसने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने उसे कंधे से मारा और शैतान को लड़के के चेहरे से बाहर निकाल दिया। आदमी का चेहरा इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गया था, यहाँ तक कि नर्क भी निश्चित रूप से उसे अस्वीकार कर देगा और वह निश्चित रूप से पुनर्जन्म के 6 रास्तों से प्रतिबंधित हो जाएगा। अभी जो हुआ उससे हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि लोन शार्क बॉस को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय वह सूर्यवू से निकलने वाली आभा के कारण अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी के साथ पसीना बहा रहा था, यह देखते हुए कि वह एक लड़ाई में सनवू को नीचे उतारने में असमर्थ होगा। उसने उसे संख्याओं से अभिभूत करने का फैसला किया, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों से कहा कि वे प्रतीक्षा करना बंद कर दें और उसको हरा दें। जरूरत पड़ने पर उन्हें उसे मार भी देना चाहिए। सनवू ने उस पर आए पहले प्रहार को चकमा दिया। उसी समय उसने दूसरे आदमी की पसलियों पर भारी झटका दिया। इस प्रक्रिया में कई पसलियों की हड्डियां टूट गईं। गरीब आदमी ने तुरंत अपने बल्ले को छोड़ दिया, यह सोचकर अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि यह खत्म हो गया है। लेकिन हमारे क्रूर नायक ने पहले की तरह उसी स्थान पर फिर से एक और सुपर भारी झटका दिया। इस बार उसने लड़के की पसलियों को चकनाचूर कर दिया, उसे पूरी तरह से बेकार कर दिया और शायद उसे जीवन भर के लिए अपंग कर दिया। वह तुरंत उस आदमी के पैर को पकड़ने के लिए वापस चला गया जिसका हमला उसने पहले चकमा दिया, और धमाका, उसने भाई को अपने पैर से चकनाचूर करके अपनी हड्डियों को पुनर्व्यवस्थित करने में मदद की। 3 आदमी पहले से ही नीचे है, लेकिन एक और मूर्ख ने हमारे नायक को नीचे ले जाने के लिए एक कुर्सी का उपयोग करने की साहसपूर्वक कोशिश करके अपनी कब्र खोदने का फैसला किया। हालांकि वह कुर्सी से सनवू के सिर पर प्रहार करने में सफल रहा, लेकिन हमारे नायक के कथानक कवच के साथ
ऐसा हमला अंततः अप्रभावी होगा, और यह उस क्षण था जब वह जानता था कि वह गड़बड़ और धमाका कर रहा है। आदमी को पूरी तरह से बर्बाद दीवार पर उड़ने के लिए भेजा गया था। लोनशार्क बॉस ऐसा था। अभी क्या हुआ? वह हैरान था कि सनवू कितना बेतुका मजबूत था, लेकिन चूंकि वह जानता था कि वह सनवू को नीचे ले जाने में असमर्थ होगा, इसलिए उसने अपने पिता को धमकी देने का फैसला किया। वह खुश था क्योंकि उसने सोचा था कि वह सनवू को धमकी दे सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह सामने देख पाता, सनवू ने लोहे का इस्तेमाल किया और दीवार में अपना सिर दबा दिया। इस प्रक्रिया में उसकी गर्दन टूट गई, और इसलिए खगोंग और लोनशार्क बॉस में से हर एक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। सुनवू की सांसें जोर जोर से चल रही थी। फिर वह अपने माता पिता की ओर चला गया और कपड़े खोल दिए, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपने माता पिता से कहा कि अगर वे नहीं चाहते कि वह लड़े तो उन्हें गरीब नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वह बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद लोन शार्क बॉस और उसके अंडरलिंग्स को ले जाने वाली कई एम्बुलेंस को अस्पताल ले जाया गया। वे सभी दर्द से चिल्ला रहे थे, यहाँ तक कि डॉक्टरों पर भी भारी दबाव था कि चीजें हाथ से बाहर होने से पहले घायलों का तुरंत इलाज करें। एक गिलास के साथ एक आदमी स्वागत कार्यालय के सामने खड़ा था। उसने नर्स से पूछा कि आखिर क्या चल रहा है और ये सब अराजकता किस बारे में है। नर्स ने जवाब दिया, उसे बताया कि एक देनदार पिता पर गैंगस्टरों द्वारा हमला किया गया था, इसलिए गैंगस्टर को बेरहमी से खटखटाया गया था, और यह एक हाई स्कूल के छात्र द्वारा खुद से किया गया था। इस खबर ने वास्तव में चश्मे पर आदमी को चौंका दिया। चश्मे पर आदमी के सामने रिन शार्क मालिक उसकी टूटी गर्दन की हड्डियों के साथ मदद करने के लिए उसकी गर्दन पर एक पैर के साथ इलाज किया जा रहा था। बॉस ने अपने एक मातहत को बताया जो अभी अभी अस्पताल पहुंचा था ताकि को लाया जा सके, जिसने उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया और उसे तुरंत मार डाला। लेकिन अंडरलिंग ने उसे बताया कि उस आदमी को भी इस अस्पताल में लाया गया था। वह मुस्कुराया और उसने बॉस से कहा कि चिंता न करें क्योंकि ब्लैक बियर अभी चला गया है, तो हमारा नायक अब मृत के रूप में अच्छा है। कांच पर आदमी ने उन्हें काले भालू का उल्लेख करते हुए सुना, तो उसने नर्स से पूछा, हाई स्कूल के अस्पताल का कमरा कहाँ है? उसने जवाब दिया, कमरा 202। वह जल्दी से हमारे नायक से मिलने जाने के लिए आपातकालीन कक्ष के पीछे भाग गया। उन्होंने चिंतित दिखते हुए खुद से कहा कि अगर यह इस क्षेत्र में काला भालू है जिसे वह जानता था, तो वह निश्चित रूप से उनके शीर्ष लड़ाकू उम्मीदवारों में से एक है। इसलिए उसे एक्शन में देखकर उन्हें यह सत्यापित करने में मदद मिल सकती है कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह उस कमरे में पहुंचे जहां सुनवू अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन तुरंत अंदर जाने के बजाय वह यह देखने के लिए खड़ा था कि क्या हो रहा है। हालांकि उसे सनवू के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन वह देखना चाहता है कि ब्लैक बियर वास्तव में कितना मजबूत है, इसलिए वह तुरंत जल्दबाजी नहीं करता था। सनवू ने ब्लैक बियर का सामना किया, जबकि उसकी ड्रिप अभी भी उसके हाथ पर थी। ब्लैक बियर ने खुद को बड़बड़ाया कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे सिर्फ कुछ हाई स्कूल पंक के लिए बुलाएंगे। फिर उसने सनवू से कहा कि वह उसे बहुत अधिक दोष न दे क्योंकि उसे भी कर्ज लेना है, लेकिन उसने सनवू को बताया कि वह काफी दिलचस्प लड़का है क्योंकि वह उसे देखने के बाद भी डरता नहीं है। इसलिए उन्होंने सनवू को सिखाने का फैसला किया कि असली डर क्या है, लेकिन सनवू ने उसे अपनी हिट करने का समय देने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने एक त्वरित, अभी तक घातक जैब लॉन्च किया, लेकिन ब्लैक बियर इतना तेज था और उसने सनवू को सिर पर सिर्फ एक थप्पड़ के साथ जमीन पर गिरा दिया, ठीक उसी तरह जैसे एक मक्खी को बल्ले से मारना। सनवू खून की खांसी करते हुए फ्लैट नीचे चला गया। उसी समय चश्मे पर आदमी इस बात से प्रभावित था कि ब्लैक बियर कितना तेज था क्योंकि उससे बहुत उम्मीद की जाती है। काले भालू ने मुस्कुराते हुए सुनवू से कहा, चाहे तुम कितने भी पागल क्यों न हो, अगर तुम अपनी आंखें खोलकर मुझ पर सिर के बल दौड़ते हो तो मैं तुम्हें मार गिराए बिना नहीं रह सकता। लेकिन सुनवू को उठते देख वह हैरान रह गया। सुनवू खड़ा हुआ, उसके मुंह पर खून साफ किया और उसने ब्लैक बियर से कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बात करता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। उनके शब्दों ने वास्तव में ब्लैक बियर को नाराज कर दिया, लेकिन ब्लैक बियर अपने साहस पर अधिक उत्साहित था क्योंकि यही हत्या मजेदार बनाता है। कांच पर बैठा आदमी बाहर से दबाव महसूस कर सकता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक बियर वास्तव में सनवू को मारना चाहता है, इसलिए उसने उसे तुरंत रोकने का फैसला किया। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सुनवू ने ब्लैक बियर की हड़ताल को चकमा दिया और उन्होंने अपने चेहरे पर सीधे लेग किक के साथ पलटवार किया।
चश्मा लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि उसने कभी ब्लैक बियर को नीचे ले जाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त ब्लैक बियर ने खुद को गिरने से रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। चश्मा गाय को राहत मिली क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। काला भालू, जिसे देश भर में भौतिक राजा के रूप में जाना जाता है, बस ऐसे ही नीचे जाएगा। काले भालू ने मुस्कुराते हुए सनवू से कहा, क्या आपने वास्तव में सोचा था कि मैं केवल हाई स्कूल के छात्र द्वारा मारा जाने के बाद गिर जाऊंगा? लेकिन जब वह यापिंग में व्यस्त था, सनवू ने उसे फिर से मुक्का मारा और इस बार उसे खटखटाया गया। उसका चेहरा सीधे जमीन से टकरा गया। चश्मा आदमी ने इस तरह के करतब को बिल्कुल असंभव माना, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त। सनवू सिर्फ एक पंच पर नहीं रुका। उसने लड़के के सिर में ज्ञान को छिद्रित करना जारी रखा। कम से कम उसकी खोपड़ी की हड्डियों के कुछ हिस्से को तोड़ दिया। लेकिन यह काफी घातक नहीं था। ब्लैक बियर ने फिर सनवू को कमर से कसकर पकड़ लिया, सनवू को गार्ड से पकड़ लिया। उन्होंने सनवू से कहा कि हाई स्कूलर के खिलाफ अपने अंतिम कदम का उपयोग करना काफी शर्मनाक है। चश्मा आदमी ने ब्लैक बियर के हस्ताक्षर चाल, बोन क्रशर को देखा, इसलिए उसने अभी लड़ाई को रोकने का फैसला किया। इसलिए यह देखकर कि चीजें वास्तव में हाथ से निकल रही है, वह तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ा। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ब्लैक बियर को पता नहीं था कि क्या चल रहा था क्योंकि उसकी इंद्रियां अचानक सुन्न हो गई थीं। इसलिए किसी भी चूक से बचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का फैसला किया। लेकिन अपने आश्चर्य के लिए सनवू चले गए। उसने कभी भी सनवू के हिलने की उम्मीद नहीं की थी, और यह तथ्य कि उसकी हड्डियां ठीक है, उसे सबसे ज्यादा झटका लगा क्योंकि उसकी हड्डी कोल्हू उसकी हड्डियों को कुचलने के लिए थी। इसलिए उसने अपनी पकड़ की तीव्रता बढ़ाने का फैसला किया, और इस बार उसने सनवू से कहा कि वह उसे पूरी तरह से कुचल देगा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसे नहीं पता था कि सनवू की हड्डियां अभी तक क्यों नहीं टूट रही है, क्योंकि सनवू अभी भी खुद को खड़े होने और धमाके के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। सनवू बड़े आदमी की खोपड़ी को तोड़ने के लिए अपने सिर का उपयोग करता है। ब्लैक बियर ने हेडबट से भारी प्रभाव के कारण तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह सोच रहा था कि क्या सनवू ने धातुओं या कुछ और के साथ अपनी हड्डियों को मजबूत किया, लेकिन यह सब सनवू को पेश नहीं करना था और फिर से धमाका करना था। एक और हेडबट उसे उपहार में दिया गया था। उसकी खोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसके दांत चकनाचूर कर दिए। सनवू ने उसे कई हेडबट्स देना जारी रखा, उसके सिर को चिपकाने के लिए तोड़ दिया। लेकिन सनवू को उठते देख वह हैरान रह गया। चश्मे वाले ने तुरंत उसे रुकने के लिए कहा क्योंकि वह बेहोश है। फिर उन्होंने सनवू को अभी के लिए शांत होने के लिए कहा क्योंकि अगर चीजें बढ़ जाती है तो सफाई करना मुश्किल होगा, और इसलिए उन्होंने एक कॉल किया कि कमरा 202 बिल्डिंग बी में एक कार दुर्घटना से सिर का आघात है, इसलिए उन्हें आना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। सनवू ने चश्मे वाले से पूछा कि वह कौन है और क्या वह बड़े आदमी के साथ एक टीम है, लेकिन जवाब देने के बजाय लड़के ने आत्मविश्वास से सनवू को बताया कि वह उसके साथ टीम बनाने की सोच रहा था। लेकिन सनवू को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। अचानक कुछ नकाबपोश लोग कमरे में पहुंचे और उनका काम काले भालू को साफ करना था। नकाबपोश आदमी में से एक ने चश्मे वाले को बताया कि उन्होंने ब्लैक बियर की स्थिति की पुष्टि की है, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या उन्हें इसे लपेटना चाहिए। चश्मे वाले आदमी ने उस आदमी से पूछा कि क्या यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि ब्लैक बियर कुछ समय के लिए होश में नहीं आएगा। आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, और इसलिए उन्होंने सफाई शुरू की। सनवू ने कमजोर दिखते हुए चश्मे वाले से कहा, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चश्मे वाले ने फिर उसे एक बिजनेस कार्ड दिया और उसने सनवू से कहा कि कार्ड पर संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति का है जो उसे वह दे सकता है जो वह चाहता है। सनवू ने कार्ड ले लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह किस बारे में है, इसलिए चश्मे वाले ने उसे बताया कि उसे बस इतना करना है कि वह जिसकी सेवा करता है उसके लिए लड़े। लेकिन सनवू ने कार्ड निचोड़ लिया और उसे खो जाने के लिए कहा। फिर उसने कार्ड को बिन में फेंक दिया। उस आदमी को बताया कि उसे लड़ाई के माध्यम से पैसा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे नहीं पता कि वह इस बार किस तरह का घोटाला करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। आदमी ने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन एक बात वह जानता था कि विचार किसी भी समय बदल सकते हैं। कुछ मिनट बाद पुरुषों के शौचालय के अंदर सनवू अपना चेहरा धो रहा था। वह ऐसा था, लानत है, यहाँ तक कि अगर मेरा जीवन एक गड़बड़ है
तो मैं कम से कम अपनी माँ की इच्छा को पूरा करना चाहता था कि कभी लड़ाई न हो। अचानक उसके पिता अंदर आए और उसने उससे पूछा, वह यहाँ क्या कर रहा है और वह कहाँ सोचता है कि वह ऐसी हालत में जा रहा है। लेकिन सुनवू ने गुस्से में उससे कहा, आपको क्या लगता है कि इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? आपने कुछ क्यों नहीं किया और एक बॉक्सिंग चैंपियन होने के बावजूद एक बड़ा कर्ज लेकर समाप्त हो गए, जिनके पास ऑफर भी थे। या आप मुझे बता रहे हैं कि स्थानीय मुक्केबाजी जिम के लिए आपका चैंपियन गर्व बहुत अच्छा है? मुझे यह भी नहीं पता कि आपको राष्ट्रीय टीम से क्यों बाहर कर दिया गया, लेकिन क्या आपका वह बेकार गर्व एक कमजोर और बीमार माँ से अधिक महत्वपूर्ण है? उसके पिता जवाब देने में असमर्थ थे। इसके बाद वह टॉयलेट से निकल गया। रास्ते में उसने सुनवू से कहा कि वह कहीं भी जाने के बारे में न सोचे, इसलिए उसे बस अस्पताल में ही रहना चाहिए। पिता के जाने के 1 मिनट बाद अचानक उसे चक्कर आ गया, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया क्योंकि वह लगभग गिर गया था। उसे पता नहीं था कि अचानक चक्कर आना और सिर दर्द का कारण क्या था, इसलिए उसने सोचा कि क्या यह हाल ही में पर्याप्त नींद नहीं लेने के परिणामस्वरूप था, लेकिन उसने माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने खुद से कहा कि जब भी वह अपने पिता को देखता है तो उसका सिर हमेशा दर्द करता है, क्योंकि वह उससे नफरत करता है। वह इस तथ्य के लिए उससे नफरत करता है कि वह हमेशा चोटों से ग्रस्त होने के दौरान 1 सप्ताह के रहने के खर्च से भी कम घर ला रहा है और हमेशा उन धमकियों के माता पिता के सामने झुकता है जिनके साथ वह लड़े थे। वह वास्तव में किसी भी चीज के लिए अपने पिता पर भरोसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वह विश्वास नहीं करना चाहता कि उसके पिता सोचते हैं कि उसने वह सब कुछ किया है जो उसे करने की जरूरत थी। लेकिन उसे लगता है कि वह एक गड्ढे में डूब रहा है, क्योंकि एक हाई स्कूलर के रूप में जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव पर भी नहीं चढ़ सकता है। उसका जीवन बदलना असंभव है और वह दैनिक खर्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं कमा सकता है। यहाँ तक कि जब वह अपने दैनिक खर्चों का भुगतान करने की कोशिश कर रहा था, तब भी उसकी कंपनी पहुंचाने वाली बाइक नष्ट हो गई क्योंकि उसने अपने स्कूल के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। और उन लानत बुलियों के लिए धन्यवाद, उनके पिता के लिए उनका कर्ज बस बढ़ता रहता है और वह घर नहीं छोड़ सकता और अपनी माँ को छोड़ सकता है, इसलिए उसका जीवन गड्ढे में है। लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह अस्पताल के बिस्तर में जाग गया। उसे तेज सिरदर्द महसूस हुआ, इसलिए उसने सोचा कि क्या वह फिर से बाहर निकल गया, और उसे यह भी पता नहीं चला कि वे उसे एक अलग कमरे में कब ले गए। फिर उसने यह देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला कि वह कितने समय से सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता से एक पाठ देखा, उसका मूड शून्य हो गया, इसलिए उसने इसे खोला और पढ़ा। पाठ में उसके पिता ने उसे बताया कि उसे लगता है कि आखिरकार उसके लिए आज रात सुनवू को सब कुछ बताने का समय आ गया है। लेकिन सुनवू ऐसा था क्या? वह और क्या छिपा रहा है? फिर उसने अपनी माँ की जांच करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के माध्यम से अपनी माँ को बुलाया, तो उसने पूछा कि उसकी माँ कैसी है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसके पिता ने उसे घर नहीं जाने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ गैंगस्टर छिपे हुए हैं, इसलिए यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने सनवू को अस्पताल में रहने के लिए कहा, क्योंकि वह वही था जिसने उन्हें अलग अलग नाम के तहत एक अलग अस्पताल के कमरे में स्थानांतरित कर दिया था, इसलिए उन्हें वहां सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन सुनवू ने उससे पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी माँ एक मोटल में पुलिस स्टेशन के पास छिपी हुई है, इसलिए उसे उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और चूंकि वह लंबे समय तक फोन पर नहीं रह सकता है, इसलिए उसने सनवू से कहा कि वह कुछ समय के लिए इधर उधर न जाए, और इसलिए उसने फोन काट दिया। चुप्पी के एक पल के बाद सनवू ने जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को दोषी ठहराया, क्योंकि अगर केवल उसने उन गैंगस्टरों के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता तो चीज़ें इतनी खराब नहीं होती, और इसलिए उसने पहले अपनी माँ को खोजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर भागने वाला था, उसे अपने पिता का फोन आया। उसने फोन उठाया, लेकिन जो व्यक्ति फोन पर था वह उसका पिता नहीं था। उस व्यक्ति ने सुनवू से पूछा कि क्या वह मिस्टर का बेटा है। कांग, सुनवू ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने तब सुनवू को बताया कि चीजें वास्तव में खराब है, क्योंकि उसके पिता गिर गए थे और बेहोश है। स्थिति वास्तव में खराब थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पिता कई टूटी हुई हड्डियों और पसलियों के साथ काम दुर्घटना के कारण गिर गए थे। कुछ घंटों बाद गहन देखभाल इकाई में सनवू अपने पिता को देख रहा था, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अस्पताल में भर्ती थे और बेहोश थे।
अपने पिता के इलाज के प्रभारी डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सर्जरी बहुत मुश्किल है, अकेले सर्जरी की फीस 100 मिलियन से अधिक होगी और सर्जरी के बाद महंगे उपचार और पुनर्वास लागत के वर्षों होंगे। खबर और सब कुछ की लागत सुनने के बाद संवू आंसू में टूट गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या करना है और नहीं अपने पिता के चिकित्सा खर्चों के लिए इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए कहां से शुरू करना है। लेकिन उसे अचानक लाल व्यवसाय कार्ड को बिन में फेंकने की याद आई, इसलिए वह जल्दी से पिछले कमरे में इसकी खोज करने के लिए बाहर चला गया और कुछ मिनट दौड़ने के बाद वह कमरा नंबर 202 पर पहुंचा। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए बिन में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसे निपटाया गया है। इसलिए वह आंसू में टूट गया। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए खुद को दोषी ठहराते हुए उसने रोते हुए अपने पिता से माफी मांगी, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता। दुरेक के उस क्षण में उन्होंने रोते हुए कहा कि यह बेहतर होता अगर वह अभी मर गया होता। लेकिन अचानक चश्मे पर आदमी आ गया और उसने संवू से पूछा कि क्या किसी भी तरह से वह लाल व्यवसाय कार्ड की तलाश में है। इसलिए उसने सुनवू से पूछा कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है। सुनवू ने तुरंत उससे पूछा कि वह कितना ऑफर कर सकता है। उस आदमी ने उसके चश्मे को छूते हुए जवाब दिया, अगर वह जीतता है तो कम से कम 10 बिलियन जीते, और यहाँ तक कि अगर वह नहीं जीतता है, जब तक वह लोकप्रियता हासिल करता है, वह बहुत पैसा कमा सकता है। इसलिए उन्होंने सुनवू से पूछा कि क्या वह उनके साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। एक कार्यालय के अंदर एक अन्य दृश्य में चश्मे पर आदमी ने सुनवू को हस्ताक्षर करने के लिए अनुबंध दिया। उसने सुनवू से कहा कि वह इसे पढ़ने में अपना समय ले और जब वह तैयार हो जाए तो उसे हस्ताक्षर करना चाहिए। सुनवू ने दस्तावेज उठाए। उसने अनुबंध पर लिखा हुआ फाइटिंग वार्ड देखा, इसलिए वह उत्सुक था कि यह क्या था। लड़के ने उसे बताया कि यह एक गुप्त भूमिगत लड़ाई टूर्नामेंट है, जहां अस्पताल से विभिन्न डोपिंग दवाओं द्वारा प्रदान की गई राक्षसी शारीरिक क्षमताओं वाले सेनानी प्रतिस्पर्धा करते हैं। सुनवू यह सुनकर हैरान था कि वे डोपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसने उस आदमी से कहा कि वह उस तरह की चीजें नहीं करता है। लेकिन आदमी ने अभी भी उसे डोपिंग ड्रग्स दिखाने का फैसला किया। उन्होंने सुनवू से कहा कि यह सिर्फ एक साधारण डोपिंग दवा नहीं है। प्रकार के आधार पर यह मौत के कगार पर एक बूढ़े आदमी को राक्षसी रूप से मजबूत भी बना सकता है। बेशक डोपिंग वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। सुनवू ऐसा था। रुको, तुम वास्तव में कौन हो? आदमी ने अपने चश्मे को छुआ और उसने देर से परिचय के लिए माफी मांगी। उन्होंने सुनवू को बताया कि वह किम मिनसुक है, जो एक निश्चित बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए एक स्काउट है जो फाइटिंग वार में भाग लेता है। संदर्भ के साधन के रूप में हम उस आदमी को किम कहेंगे। सुनवू को पता नहीं था कि वह किस तरह का स्काउट है, लेकिन किम ने उन्हें बताया कि अभी महत्वपूर्ण बात डोपिंग है, न कि उनकी पहचान। उन्होंने सुनवू को बताया कि एक भी फाइटर ऐसा नहीं हुआ है जो बिना डोपिंग के जीता हो, लेकिन सुनवू अभी भी डोपिंग नहीं करने पर जोर दे रहा था। इसलिए किम ने उनसे कहा कि वह अब डोपिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह अखाड़े में प्रवेश करने के बाद इसके बारे में अधिक सुनेंगे। सुनवू ऐसा था, यह आदमी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, मुझे डोपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। किम ने सुनवू को यह बताने का फैसला किया कि फाइटिंग वार में चीजें कैसे काम करती है। इसलिए उन्होंने सुनवू से कहा कि अगर वह टूर्नामेंट पास कर लेते हैं और शीर्ष 20 में जगह बनाते हैं, तो उन्हें एक प्रायोजक चुनना होगा। उस समय वह उस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को चुन सकता है जिसका वह अपने प्रायोजक के रूप में प्रतिनिधित्व करता है और जीत के लिए सभी तरह से उनके साथ चल सकता है। यह इतना आसान है। सुनवू ने उससे कहा कि वह जो कुछ भी कह रहा है उसे मिल गया है, इसलिए उसे पैसे देने चाहिए, क्योंकि उसे बस इतना ही चाहिए। लेकिन किम ने उनसे कहा कि वह जो अनुरोध कर रहे हैं वह एक समस्या होगी, क्योंकि उन्हें केवल टूर्नामेंट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। सुनवू नाराज था, वह गुस्से से चिल्लाया, वह ऐसा था? क्या तुम अभी मुझसे मजाक कर रहे हो? फिर अगर मुझे आश्वासन के रूप में भुगतान नहीं मिल सकता है तो मुझे आपके साथ काम क्यों करना चाहिए? लेकिन किम ने उन्हें शांत होने के लिए कहा। उसने सुनवू से कहा, आपको अपने माता पिता की सर्जरी के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पैसे चाहिए, है ना? सुनवू ने आश्चर्यजनक रूप से उससे पूछा कि वह इस बारे में कैसे जानता है, लेकिन किम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सुनवू से कहा कि जब तक वह अपने मालिक के लिए लड़ते हैं, वे अपने माता पिता की सुरक्षा, उनकी सर्जरी और उपचार की लागत का ख्याल रखेंगे, और यहाँ तक कि ऋण लेने वालों को खाड़ी में भी रखेंगे।
सुनवू उसकी बातों से हिल गया, इसलिए उसने किम से कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन बात करते करते अचानक उसकी माँ का फोन आया। उसने फोन उठाया और तुरंत उससे पूछा कि क्या कुछ गलत है। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसने सुना है कि उसने अपने पिता के अस्पताल की फीस का भुगतान किया है और उसने अंगरक्षक भी भेजे हैं। सुनवू खुद हैरान था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने यह सब कब किया, लेकिन किम ने उससे कहा कि वह आराम कर सकता है क्योंकि उसके माता पिता के लिए एक सुरक्षित घर पहले से ही तैयार किया जा चुका है। उसने सुनवू से कहा, ईमानदारी से, हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई और विकल्प नहीं है। सुनवू ने साथ खेलने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा कि वे लोग वही है जिन्हें उसने भेजा था। उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा वे कहते हैं, और वह जल्द ही आ जाएगा। इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसे बाद में वापस बुलाएगा, और उसने कॉल समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने गंभीरता से किम से कहा, 10 बिलियन जीतने के लिए पुरस्कार के लिए क्या दाव पर है? किम ने जवाब दिया, उन्होंने सुनवू से कहा कि 10 बिलियन सिर्फ आधार पुरस्कार है।